किसी व्यक्ति, पहला क्वेश्चन लिखे, किसी व्यक्ति के विरुद्ध न्यायालय प्रोक्लेमेशन या उद्घोषणा कब जारी करेगा? किसी व्यक्ति के विरुद्ध न्यायालय प्रोक्लेमेशन उद्घोषणा कब जारी करेगा? कब जारी करेगा? कब जारी करेगा? ध्यान रखना, प्रोक्लेमेशन हमेशा वारंट के बाद इश्यू होता, सम्मन के बाद में वारंट को। तो देखो, मैंने आपको क्या बताया था कि वो व्यक्ति जो रिपोर्ट दर्ज कराने गए, एग्जीक्यूशन कराने गए, वो आकर के क्या रिपोर्ट देता है कि भाई नहीं मिल रहा, फरार हो गया। तो एविडेंस रिकॉर्ड करता है कोर्ट, क्या करता है, उस व्यक्ति के बयान लिखित करता है। कई बार होता है कि नहीं भी ले, उसकी रिपोर्ट को भी मान ले। तो दोनों कंडीशंस कि जब न्यायालय साक्ष्य, लिख लीजिए आंसर, जब न्यायालय को साक्ष्य लेने, एविडेंस रिकॉर्ड करने के पश्चात या अन्यथा, अदरवाइज, है ना, पश्चात या अन्यथा अदरवाइज विश्वास है कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध वारंट जारी किया गया है, वह फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है। वारंट जारी किया गया है, फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है। जिससे वारंट का एग्जीक्यूशन नहीं हो सकता, वारंट का निष्पादन नहीं हो सकता। तब न्यायालय उस व्यक्ति के विरुद्ध एक प्रोक्लेमेशन डिक्लेयर या प्रकाशन करेगा, प्रोक्लेमेशन पब्लिश करेगा, प्रोक्लेमेशन प्रकाशित करेगा कि वह विनिर्दिष्ट समय, स्पेसिफिक टाइम और प्लेस पर, विनिर्दिष्ट समय और स्थान पर जो पब्लिकेशन यानी प्रकाशन से कम 30 दिन पश्चात की होगी। कम से कम 30 दिन, है ना, 30 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 30 दिन पश्चात की होगी, हाजिर हो, उपस्थित हो, प्रेजेंट हो, उपस्थित हो, है ना, पश्चात की होगी, उपस्थित, हाजिर हो या उपस्थित हो। रेफरेंस में 82(1), सेक्शन 82(1) CRPC। फिर नेक्स्ट लिखिए,
कौन से व्यक्ति हैं जिनको उद्घोषित अपराधी कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें उद्घोषित अपराधी घोषित किया जा सकता है? जिन्हें उद्घोषित अपराधी घोषित किया जा सकता है, कौन से होंगे? भाई देखो, सबसे पहली चीज तो ये बताओगे कि कोई व्यक्ति जिन्होंने ऑफेंस किया, ऑफेंसों की कैटेगरी दे रखी है कि इन धाराओं के अधीन अपराध किया, और वो व्यक्ति के खिलाफ उद्घोषणा जारी होने के बाद भी वह कोर्ट में क्या होते हैं, उपस्थित नहीं होते, तो उनके विरुद्ध क्या किया जा सकता है, उद्घोषित या प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, लिखिए कि कोई व्यक्ति, उत्तर, जिसने भारतीय दंड संहिता भारतीय दंड संहिता की धारा, अब 5 पहले वाले कौन कौन से, 302, 304, 364, 364, 367, 382, फिर 390, 92 से 400 और 402, 436, 449, 459 और 60 के अधीन दंडनीय अपराध किया है, के अधीन दंडनीय अपराध 449, 49, 459 और 60, 460 के अधीन दंडनीय अपराध का आरोप है, और उद्घोषणा जारी होने के पश्चात, पब्लिश होने के बाद, है ना, प्रोक्लेमेशन पब्लिश होने के पश्चात प्रोक्लेमेशन में विनिर्दिष्ट समय और स्थान पर, प्रोक्लेमेशन में विनिर्दिष्ट समय और स्थान पर कोर्ट में उपस्थित नहीं होता, तो न्यायालय क्या कर देगा, उद्घोषित अपराधी घोषित कर सकता है ना, डिक्लेरेशन कर सकता है ना, उद्घोषित अपराधी की डिक्लेरेशन या घोषणा कर सकता है। सेक्शन 82 का 4, सेक्शन 82 का 4, हाँ बेटा, कोई जरूरत नहीं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट लिखिए कि फरार व्यक्ति या फरार व्यक्ति की संपत्ति, फरार व्यक्ति अबस्कैंडिंग पर्सन, है ना,
की संपत्ति के कुल की कब की जा सकती है? कब की जा सकती है? आंसर धारा 82 सीआरपीसी में किसी व्यक्ति के विरुद्ध उद्घोषणा जारी होने के पश्चात न्यायालय कारण लेखबद्ध करते समय, कारण लेखबद्ध करके यानी रीजन लिखते हुए, कारण लेखबद्ध करते हुए किसी भी समय और किसी भी समय उद्घोषित व्यक्ति प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की जंगम और स्थावर मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल और इमूवेबल, मूर्त और अमूर्त नहीं है, जंगम और स्थावर, मूर्त और अमूर्त होती है, कॉर्पोरल और इनकॉर्पोरल। क्या होती है इसमें? मूर्त कौन सी प्रॉपर्टी होती है? मूर्त और अमूर्त। जो दिखती है वो तो मूर्त होती है, जो नहीं दिखती है वो अमूर्त होती है। हाँ, क्या लिखा? जंगम और स्थावर संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दे सकता है। लेकिन पैराग्राफ चेंज करके लिखना, लेकिन न्यायालय का समाधान होने पर, न्यायालय का समाधान होने पर कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध उद्घोषणा जारी की गई है, जिस व्यक्ति के विरुद्ध, कोर्ट इज सेटिस्फाइड, है ना, कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध उद्घोषणा जारी की गई है वह पहला डैश करके पहला कि संपत्ति को डिस्पोज करने वाला है, वैन करने वाला है, संपत्ति को डिस्पोज करने वाला है या न्यायालय की सीमाओं से हटाने वाला है, या सेकंड, न्यायालय की सीमाओं से हटाने वाला है, तो उद्घोषणा के साथ, अटैचमेंट के साथ क्या करेगा? वो सॉरी, उद्घोषणा के साथ कुर्की का आदेश दे सकता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट लिखिए कि ने एक्स ने वाई सॉरी पी संपत्ति के कुर्की
पी संपत्ति की कुर्की के संबंध में धारा 84 सीआरपीसी में आपत्ति की, यानी ऑब्जेक्शन किया। एक्स ने पी संपत्ति के अटैचमेंट के संबंध में धारा 84 सीआरपीसी में क्या किया, अटैचमेंट को ऑब्जेक्शन किया, है ना, आपत्ति की, जिसे न्यायालय ने नामंजूर, डिनाइल कर दिया, है ना, नामंजूर कर दिया। एक्स को उपलब्ध उपचार इस नामंजूरी के आदेश के विरुद्ध एक्स को क्या उपचार उपलब्ध है। एक्स को क्या उपचार उपलब्ध है। बिल्कुल ध्यान रखना, इसकी न तो अपील होती है और न ही रिवीजन होती। 84 में जो आदेश दिया गया है, इसकी न तो अपील होती है और न ही रिवीजन होता है। फिर आप लिखोगे कि आंसर की धारा 84 सीआरपीसी में नामंजूर किए गए आवेदन की न तो अपील होती है, न तो अपील होती है और न ही पुनरीक्षण। इसके लिए एक्स 1 वर्ष में अपने अधिकार को स्थापित करने के लिए सिविल वाद संस्थित कर सकता है। सिविल वाद संस्थित कर सकता है। हाँ, इस ऑर्डर के, हाँ सॉरी, पुनरीक्षण कर सकता है 1 वर्ष, सॉरी एक्स आदेश की, बिल्कुल सही है बेटा, 1 वर्ष में अपने अधिकार को स्थापित करने के लिए सिविल वाद संस्थित कर सकता है। सेक्शन 84 का 5, सेक्शन 84 सब क्लोज 5, सॉरी 84 4, सॉरी 4 5 नहीं, भारतीय और सॉरी दंड प्रक्रिया संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता 1970। ठीक है, नहीं उपचार क्या है बस, है ना।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि न्यायालय सम्मन के स्थान पर वारंट कब जारी करेगा। न्यायालय सम्मन के स्थान पर वारंट कब जारी करेगा। कि न्यायालय, उत्तर लिखो, न्यायालय कारण लेखबद्ध करते हुए, रीजन रिकॉर्ड करते हुए सम्मन के स्थान पर वारंट जारी कर सकेगा, कर सकेगा डैश। पहला, सम्मन जारी करने से पूर्व या पश्चात, सम्मन जारी करने से बिफोर या आफ्टर, न्यायालय को विश्वास हो जाए कि वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध सम्मन जारी किया गया है, वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध सम्मन जारी किया गया है फरार हो गया है या सम्मन का पालन नहीं करेगा, या सम्मन का पालन नहीं करेगा, सम्मन का पालन नहीं करेगा। दूसरा, सम्मन की सम्यक तामील, ड्यूली सर्विस है ना, सम्मन की ड्यूली सर्विस या सम्मन की सम्यक तामील होने के पश्चात भी सम्मन में विनिर्दिष्ट समय और स्थान पर, सम्मन में विनिर्दिष्ट समय और स्थान पर बिना किसी प्रति हेतु के, नो रीजनेबल एक्सक्यूज है ना, बिना किसी प्रति हेतु के न्यायालय में उपस्थित नहीं होता। नेक्स्ट लिखिए कि वह कौन सी परिस्थितियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हाँ सेक्शन का रेफरेंस दे दो, सेक्शन 87 सीआरपीसी, सेक्शन 87 सीआरपीसी। लिखिए कि वह कौन सी परिस्थितियां हैं जिनमें तलाशी वारंट, न्यायालय तलाशी वारंट जारी कर सकता है। वह परिस्थितियां सरकमस्टेंस बताइए जिसमें न्यायालय क्या कर सकता है, सर्च वारंट इशू कर सकता है। परिस्थिति, उत्तर लिखिए, न्यायालय निम्नलिखित परिस्थितियों में समन वारंट
वो सॉरी तलाशी वारंट जारी कर सकता है, तलाशी वारंट सर्च वारंट जारी कर सकता है। डैश पहला कि जब 91 और 92 में जारी या सम्मन या आदेश की जारी आदेश जब धारा 91 व 92 में जारी सम्मन आदेश या रिक्वायर्ड है ना, सॉरी अपेक्षा में रिक्वाइजेशन है ना, रिक्वाइजेशन अपेक्षा के पश्चात वह व्यक्ति जिसके पास दस्तावेज या कोई चीज है, दस्तावेज या कोई चीज है, कोई चीज है, न्यायालय में पेश नहीं करे, न्यायालय में पेश नहीं करे। दूसरा कि जब यह ज्ञात नहीं है कि वह चीज या दस्तावेज किसके कब्जे में है, और तीसरा जब न्यायालय को विश्वास है, जब न्यायालय को विश्वास है कि जांच विचारण व अन्य कार्रवाई की पूर्ति के लिए तलाशी या निरीक्षण होना आवश्यक है, तलाशी या निरीक्षण होना आवश्यक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए कि राज्य सरकार द्वारा एक्स की पुस्तक को धारा 95 CRPC में बैन या प्रतिबंधित की जाती है, प्रतिबंधित की जाती है। राज्य सरकार एक्स की पुस्तक को धारा 95 CRPC में प्रतिबंधित करती है, जिसके विरुद्ध वह उच्च न्यायालय में पिटीशन या याचिका पेश करता है। उच्च न्यायालय में 5 न्यायाधीश हैं, जिनमें से 2 न्यायाधीशों की पीठ ने
2 न्यायाधीशों की बेंच पीठ ने याचिका को सुना, याचिका की सुनवाई करके निर्णय दिया। इस निर्णय की वैधानिकता को बताइए। लीगलिटी या वैधानिकता को बताइए। क्या होगा? बिल्कुल। क्यों? भाई जहां पर 3 से ज्यादा जज, कितने चाहिए? और जहां 3 से कम है, तो यहाँ 3 से ज्यादा है, कितने? 5। तो लिख लीजिए कि न्यायालय का यह निर्णय, उत्तर लिखिए, न्यायालय का यह निर्णय अवैध है क्योंकि नाइन्टी फाइव में संप्रण के आदेश के विरुद्ध जहां उच्च न्यायालय में 3 या अधिक न्यायाधीश हैं, 3 या अधिक न्यायाधीश हैं, वहां 3 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा, वहां कम से कम, है ना, 3 या अधिक न्यायाधीश है, वहां कम से कम 3 न्यायाधीशों की बेंच के द्वारा सुना जाना आवश्यक है, या याचिका की सुनवाई करना आवश्यक है ना, या याचिका की सुनवाई करना आवश्यक है। सेक्शन में, सेक्शन 80 सॉरी 96 टू सीआरपीसी, 96 है ना, 96 टू सीआरपीसी। फिर नेक्स्ट लिखिए, क्या सीआरपीसी में हैबियस कॉर्पस का प्रावधान किया गया है? क्या सीआरपीसी में भी हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण से संबंधित प्रावधान किया गया है? यदि हाँ, तो प्रावधान बताइए, प्रोविजंस डिस्कस कीजिए, है ना, डिस्कस द प्रोविजन, है ना। कहा है साइंटिस्ट? तो क्या उत्तर दोगे? कि देखो 3 मजिस्ट्रेट है, उन्हें विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति अवैध रूप से क्या है, बंद किया गया है, जो उसका रोका जाना क्या है, अपराध। तो वह आदेश देगा कि उसे क्या कर दिया जाए, छुड़वाया जाए। नेक्स्ट लिख लीजिए कि जब जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को डीएम, एसडीएम और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को विश्वास है कि कोई व्यक्ति विधि विरुद्ध, परिरुद्ध
डिटेन किया हुआ है, इलीगली डिटेन है ना, शॉर्ट में लिख दो, है ना, क्योंकि शब्दों का भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा ना। इलीगली डिटेन किया हुआ है तो वह उसके लिए तलाशी वारंट जारी कर सकता है। और वह व्यक्ति मिले तो उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाए। मजिस्ट्रेट के समक्ष लाया जाए, है ना, पेश करे या लाया जाए। ये सेक्शन 97। हैबियस कॉर्पस भी क्या होता है? हैबियस कॉर्पस भी क्या होता है रेफरेंस में सेक्शन? हैबियस कॉर्पस भी क्या होता है भाई? जो भी व्यक्ति निरुद्ध है उसको न्यायालय के समक्ष पेश करे। और ये भी क्या करा कि सर्च वारंट किया कि मिल जाए तो मजिस्ट्रेट के समक्ष क्या करे, पेश करे। बाद में मैं डिसाइड करूंगा कि लीगल है या इलीगल। और 97 में पेश करने के लिए नहीं कहता, 98 में सॉरी, उसमें तो ये कहता है कि छुड़वाओ। अगर लड़की है तो उसे फ्री, वो महिला है स्त्री है तो फ्री करो, और लड़की है बच्ची है तो उसके संरक्षक को सुपुर्द करो। फिर नेक्स्ट लिखिए, क्या मजिस्ट्रेट अपनी उपस्थिति में तलाशी का निर्देश दे सकता है? क्या मजिस्ट्रेट अपनी उपस्थिति में तलाशी का निर्देश दे सकता है? है? 103 बिट लिखिए कि जब कोई मजिस्ट्रेट, या लिख दीजिए कोई मजिस्ट्रेट किसी स्थान की, कोई मजिस्ट्रेट किसी स्थान की तलाशी लेने, सॉरी, तलाशी वारंट जारी करने के लिए सक्षम है। किसी स्थान की तलाशी के लिए तलाशी वारंट जारी करने में सक्षम है। तलाशी के लिए तलाशी वारंट जारी करने में सक्षम है। एनी मजिस्ट्रेट में डायरेक्ट, है ना, तो वह अपनी उपस्थिति में तलाशी का निर्देश दे सकता है। तो अपनी उपस्थिति में तलाशी का निर्देश दे सकता है। निर्देश दे सकता है। सेक्शन 103 सीआरपीसी। फिर नेक्स्ट, वह परिस्थिति बताइए, वह सरकमस्टेंस या परिस्थिति बताइए जिनमें, वह परिस्थिति या सरकमस्टेंस बताइए जिनमें न्यायालय या मजिस्ट्रेट कन्विक्ट पर्सन यानी दोष सिद्ध व्यक्ति से
कन्विक्ट पर्सन या दोष सिद्ध व्यक्ति से किसके किसका सिक्योरिटी फॉर पीस, परिशांति का बंद पत्र भरवा सकता है, का बंद पत्र भरवा सकता है। कब भरवा सकता है भाई? तो लिखिए कि न्यायालय या मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को निम्नलिखित अपराधों में, न्यायालय या मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को निम्नलिखित अपराधों के लिए दोष सिद्ध करता है? हाँ, दोष सिद्ध, कन्विक्ट करता है, दोष सिद्ध करता है तो वह दंडादेश के अतिरिक्त दंडादेश के अतिरिक्त 3 वर्ष तक परिशांति बनाए रखने के लिए, कीपिंग पीस है ना, परिशांति बनाए रखने के लिए प्रतिभू सहित या रहित बॉन्ड भरवा सकता है, बंद पत्र भरवा सकता है। ठीक, पहला हो गया कौन सा? आईपीसी या भारतीय दंड संहिता, आईपीसी के अध्याय 8 में वर्णित अपराध सिवाय धारा 153A, 153B और 154 पहला, इन धाराओं को छोड़कर। दूसरा, ऐसा कोई अपराध ऐसा कोई अपराध जिसमें क्या है? ऐसा कोई अपराध जिसमें हमला आपराधिक बल या रिष्टि क्या है? शामिल है, इन्वॉल्व है। तीसरा, आपराधिक अभित्रास या ऐसा अपराध जिससे परिशांति भंग होती है या लोक प्रशांति विशुद्ध होती है
या होना संभाव्य, या होना संभाव्य है। परिशांति भंग होती है या विक्षुब्ध होती है, या होना संभव है, तो इन अपराधों के अंतर्गत बॉन्ड भरवाया जा सकता है। फिर नेक्स्ट लिखिए, वन 106 का रेफरेंस है तो बेटा, है ना, सेक्शन 106। अगर देना चाहो तो 1 और 2 कर दो, या फिर सीधा 106 लिख करके भी कोई उत्तर। फिर नेक्स्ट लिखिए कि संदिग्ध व्यक्ति से सदाचार की प्रतिभूति, संदिग्ध व्यक्ति से सदाचार की प्रतिभूति कब ली जा सकती है। तो सेक्शन 109 आंसर क्या लिखोगे कि भाई मजिस्ट्रेट को ये विश्वास है कि उसकी सीमाओं के अंदर, भाई जुडिक्शन के भीतर कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपनी पहचान छिपा रहा है, और इसलिए है कि वो कोई संज्ञेय अपराध कारित करेगा, तो वहां वह संदिग्ध व्यक्ति से क्या कर सकता है, 1 वर्ष से अनधिक की सदाचार का बॉन्ड भरवा सकता है। लिख लीजिए कि जब कार्यपालक मजिस्ट्रेट को इत्तला मिलती है, इत्तला इंफॉर्मेशन मिलती है कि उसके जुडिक्शन या क्षेत्राधिकार के भीतर, उसके क्षेत्राधिकार के भीतर कोई व्यक्ति अपनी पहचान छिपा रहा है, अपनी पहचान छिपा रहा है, और यह विश्वास करने का कारण है, यह विश्वास करने का कारण है कि वह कोई संज्ञेय अपराध कारित करेगा। संज्ञेय अपराध कारित करेगा तो वह अब आ रही है। सर आप बिल्कुल आवाज बंद कर देते हो, आईफोन भी बंद कर देते हो और आप भी बंद कर देते हो सर, ऐसा नहीं हो साहब, गले पे बंद कर देते। क्या करे ये अवस्थी जी, आप खुद ही बताओ। है अवस्थी जी, क्या करे बताओ, क्या सर? क्या करे। हाँ बात
बिल्कुल सर, जो इच्छा वही करो साहब, हाईकोर्ट भी ऐसे ही करता है सर। नहीं। मेरे एक निवेदन है, हाँ बताओ। दो सवाल है। एक तो ये जो था, अभी जो लिखा है आपने सर, कि वे कौन सी परिस्थिति है जिनमें न्यायालय मजिस्ट्रेट घोषित व्यक्ति से परेशानी का जो बंद पत्र भरवा सकता है। हम्म, तो इसमें हम उसका दे सकते हैं कि जैसे कि सेशन न्यायालय और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का हवाला दे सकते हैं इसमें। बिल्कुल वही तो लिखा अपन ने। नहीं, उसमें ये नहीं लिखा था, उसमें ये लिखा है कि ये लिखा है कि न्यायालय या मजिस्ट्रेट है सर किसी अरे चीज तो का। आप ये देखो आगे जब क्लासिफिकेशन पढ़ोगे ना तो न्यायालय में सेशन कोर्ट आता है और मजिस्ट्रेट में सीजीएम से नीचे वाले आते हैं। लेकिन वो चेक करने वाले अलग होते हैं सर, वो इतना थोड़ी जानते जानते हैं जानते हैं। हैं। अच्छा, तो आप दूसरा ये आपकी कॉपी सर, प्रोफेसर चेक करेंगे, डरो मत। आरपीएससी में तो प्रोफेसर कॉपी चेक करेंगे, तो डरो मत, उनको नॉलेज है, जो कॉपी चेक कर रहा है उसको एक्सपर्ट को कॉपी चेक करवाता है। और सर ये जो गुड बिहेवियर है सर, हाँ। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि सेक्शन 8 से 110 मिला करके भी सवाल बन जाएगा ना इसमें तो। किस में? सेक्शन 108 9 10 ये हम्म, गुड बिहेवियर एक बिल्कुल साथ भी बन सकता है बन सर। सकते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल। सर ये पूछना था भाई सर। हमने क्लास में सारी चीजें डिस्कस कर ली, फिर इनकी यस सर। क्वेश्चन आंसर की फ्रेमिंग डिस्कस कर रहे हैं। बाकी फिर मैंने कहा था कि भाई जो बातें हैं उनको अपने को रीड करके चलना है ना। और फिर ओके। जहां तक आप ये सोचो कि बड़ा क्वेश्चन एक क्वेश्चन पूछेगा आपसे, सिलेबस बड़ा है, और ओके। प्रैक्टिकल अप्रोच पे पूछेगा, तो फिर आगे का कहाँ जाएगा। यस सर, सीआरपीसी से आप ये बताओ क्या पूछेगा, एक क्वेश्चन पूछेगा, बड़ा हाँ क्वेश्चन। एक पूछ, हाँ बड़ा एक ही पूछेगा सर। अब वो यहाँ बंद पत्र से पूछेगा कि आप खुद सोच। बंद पत्र से तो नहीं पूछेगा सर। तो मैं यही बता रहा हूँ, इनको केवल थोड़ा सा तैयार करना है, क्वेश्चन आंसर फ्रेमिंग कैसे होती है ये देखना है। मैन तो जो प्रोसीजर से पूछेगा वो 154 के बाद शुरू होगी नेक्स्ट वीक से। अरे बात समझो, ओ, ओरिजिनल वाली प्रोसेस तो हमारी है ना। हाँ वो यस, हाँ वहीं से पूछते हैं सर। ओके सर। भाई आपको एक बात बताओ, 5 क्वेश्चन पूछेगा बड़े, एक आईपीसी से, एक सीआरपीसी से, एक आपका यस। एविडेंस हो गया, एक माइनर से हो गया, और एक ड्राफ्टिंग का आपसे कराएगा, और शायद हो सकता है 2 चार्ज फ्रेम करवा ले। हाँ ये हो सकता है दस सर। 10 नंबर के 2 चार्ज आपसे फ्रेम करवा ले, हो सकता है एक एप्लीकेशन करवा ले, एक चार्ज करवा ले। नहीं। राइट सर। ठीक है, इसलिए है ना। ओके, थैंक यू सर। फिर उसके बाद में आ जाइए, कहाँ थे हम, नेक्स्ट। हाँ, तो उससे मजिस्ट्रेट 1 वर्ष से अनधिक का, 1 वर्ष से अनधिक का सदाचार का बॉन्ड क्या करवा सकता है, भरवा सकता है ना। प्रतिभू सहित या रहित, है ना, विथ श्योरिटी और विदाउट श्योरिटी, प्रतिभू सहित या रहित सदाचार का बॉन्ड भरवा सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, यदि कोई व्यक्ति सदाचार सदाचार या, यदि कोई व्यक्ति सदाचार या परिशांति का बंद पत्र भरने के पश्चात बंद पत्र की शर्तों का उल्लंघन करता है,
तो मजिस्ट्रेट क्या आदेश कर सकता है? मजिस्ट्रेट क्या आदेश कर सकता है? लिखिए आंसर। आंसर कि कोई व्यक्ति परिशांति या सदाचार का प्रतिभू सहित या रहित, विथ श्योरिटी और विदाउट श्योरिटी, बंद पत्र भरने के पश्चात, बंद पत्र भरने के पश्चात बंद पत्र की शर्तों का उल्लंघन करता है तो का उल्लंघन करता है तो मजिस्ट्रेट या उसका पद उत्तरवर्ती, है ना, सक्सेशन, है ना, मजिस्ट्रेट या उसका सक्सेशन इन ऑफिस, है ना, पद उत्तरवर्ती अभियुक्त उस व्यक्ति को, सॉरी, पदवर्ती आदेश देगा कि उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए, गिरफ्तार किया जाए और तब तक कारागार में निरुद्ध रखा जाए, तब तक कारागार में निरुद्ध डिटेन रखा जाए जब तक कि बंद पत्र की अवधि समाप्त नहीं हो जाती, जब तक कि बंद पत्र की अवधि समाप्त नहीं हो जाती। धारा 122 फर्स्ट बी सीआरपीसी 1973 सुप्रीम कोर्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। क्या दंड न्यायालय दंड न्यायालय क्रिमिनल कोर्ट अपने, क्या दंड न्यायालय, क्या बेटा, क्या दंड न्यायालय अपने स्वयं के आदेश का, अपने स्वयं के आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है? ठीक है, आंसर कि दंड न्यायालय अपने आदेश का पुनरावलोकन नहीं कर सकता। लेकिन
मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 125 सीआरपीसी में दिए गए भरण पोषण, मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 125 सीआरपीसी में दिए गए भरण पोषण के आदेश पर मजिस्ट्रेट द्वारा हस्ताक्षर करने के पश्चात, मजिस्ट्रेट द्वारा हस्ताक्षर करने के पश्चात वह आदेश से निवृत्त, यानी फ्री है ना, आदेश से निवृत्त नहीं होता वह उसमें परिवर्तन कर सकता है। और धारा 362 362 सीआरपीसी के प्रावधान इस पर लागू नहीं होते। और धारा 362 सीआरपीसी के प्रावधान इस पे लागू नहीं होते। रेफरेंस में लिख देना, संजीव कपूर वर्सेज अंजना कपूर 2020 सुप्रीम कोर्ट। है संजीव कपूर वर्सेज अंजना कपूर 2020 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, उत्तर लिखिए, क्या धारा 125 सीआरपीसी में अंतरिम भरण पोषण प्रदान किया जा सकता है? क्या सेक्शन 125 सीआरपीसी में इंटरिम भरण पोषण प्रदान किया जा सकता है? तो लिखिए, कि धारा 125 सीआरपीसी में भरण पोषण की कार्रवाई के दौरान भरण पोषण की कार्रवाई के दौरान मजिस्ट्रेट आदेश दे सकता है कि प्रत्यार्थी रेस्पोंडेंट प्रत्यार्थी अपनी पत्नी संतान या माता पिता को, पत्नी संतान या माता पिता को अंतरिम भरण पोषण व कार्रवाई के खर्चे की राशि समय समय पर
जैसा न्यायालय निर्देश दे संदाय करे। पे है ना, वही फिर रेफरेंस क्या दोगे, धारा 125 फर्स्ट और दूसरा परंतु सीआरपीसी 1970। वह परिस्थितियां बताइए जिसमें पत्नी भरण पोषण की हकदार नहीं होती। वह परिस्थिति बताइए जिसमें पत्नी भरण पोषण की हकदार नहीं होती। ठीक, तो लिखिए कब हकदार नहीं होती। तीन परिस्थिति कि निम्नलिखित परिस्थितियों में पत्नी 125 सीआरपीसी में, निम्नलिखित परिस्थितियों में पत्नी 125 सीआरपीसी में भरण पोषण की हकदार नहीं होती। पहला फर्स्ट क्या है, पहला लिविंग इन एडल्ट्री, जब जाड़ता की दशा में रह रही, जाड़ता की दशा में रह रही है। दूसरा, बिना रीजनेबल कारण, युक्ति युक्त कारण से के पति से अलग रह रही है। अलग रह रही है। और तीसरा, पारस्परिक सहमति से, म्यूचुअल कंसेंट से सेपरेट हो गए हो, पारस्परिक सहमति से पृथक हो गए हो। सहमति से पृथक हो गए हो, पारस्परिक सहमति से पृथक हो गए हों। देखिए कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध धारा 125 सीआरपीसी की कार्रवाई या मेंटेनेंस की कार्रवाई, धारा 125 सीआर किसी व्यक्ति के विरुद्ध धारा 125 सीआरपीसी में मेंटेनेंस की कार्रवाई कहाँ की जा सकती है।
कहाँ? लिख लीजिए कि धारा 125 मेंटेनेंस की कार्रवाई किसी ऐसे जिले में की जा सकती है, किसी ऐसे जिले में की जा सकती है जहां वह है, वह का मतलब रेस्पोंडेंट, जहां वह है, दूसरा जहां वह और उसकी पत्नी निवास करती हैं, वह या उसकी पत्नी, है ना, और तीसरा जहां उसने अपनी पत्नी या अधर्मज संतान के साथ अंतिम बार क्या किया, निवास किया। ठीक है, यह है। तथा रूपाली देवी, पैराग्राफ चेंज करके लिखना, रूपाली देवी वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी। यूपी 2023 कि जहां रूपाली देवी वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी 2023 सुप्रीम कोर्ट कि जहां पति ने पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया, पति ने पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया और जहां पत्नी निवास करती है, अब सेक्शन 126 सीआरपीसी का आप क्या कर सकते हो, रेफरेंस दे सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, कि धारा 125 सीआरपीसी में दिए गए भरण पोषण क्या दिया, धारा 125 सीआरपीसी में भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण की राशि में कब परिवर्तन किया जा सकता है। परिवर्तन किया जा सकता है। उत्तर, आंसर, गैस पहला उत्तर कि भरण पोषण और अंतरिम भरण पोषण की राशि में निम्नलिखित परिस्थितियों में
परिस्थितियों में परिस्थितियों में परिवर्तन किया जा सकता है। किया जा सकता है। ठीक है, डैश पहला लिखिए। जब पक्षकारों की परिस्थितियों में तब्दीली हो जाए, सरकमस्टेंस चेंज हो जाए, जब पक्षकारों की परिस्थितियों में तब्दीली हो जाए, दूसरा, जब सिविल न्यायालय के निर्णय द्वारा आदेश को रद्द या परिवर्तित कर दिया जाए। ठीक है, तीसरा, जब पत्नी ने विवाह विच्छेद की तारीख के पश्चात पुनर्विवाह कर लिया हो, विवाह विच्छेद की तारीख के पश्चात पुनर्विवाह कर लिया हो, रीमैरिज है ना। फिर तीसरा, चौथा, जब स्त्री ने एक मुश्त एल्यूमनी, है ना, एल्यूमनी को क्या बोलते हैं, हाँ, यानी एक मुश्त मेंटेनेंस स्वीकृत विधि के अनुसार प्राप्त कर ली। आपके लिए कि जब पत्नी ने एक मुश्त एक बार में, है ना, एक मुश्त स्वीकृत विधि के अनुसार भरण पोषण की राशि, है ना, प्राप्त कर लिया, एल्यूमनी प्राप्त कर लिया। एक बार स्वीकृत विधि पर्सनल लॉ के अनुसार भरण पोषण की राशि एक मुश्त प्राप्त कर ली। और जब स्त्री ने भरण पोषण की राशि का स्वेच्छा से वॉलंटरली सरेंडर कर दिया हो, अभ्यर्पण कर दिया, वॉलंटरली अभ्यर्पण सरेंडर यानी स्वेच्छा से अभ्यर्पण छोड़ दिया हो, है ना, स्वेच्छा से अभ्यर्पण कर दिया हो। फिर नेक्स्ट लिखिए कि न्यूसेंस को हटाने का आदेश कौन दे सकता है। न्यूसेंस को हटाने का आदेश, रिमूवल ऑफ न्यूसेंस का आदेश कौन दे सकता है। न्यूसेंस को रिमूवल यानी हटाने का आदेश कौन दे सकता है। न्यूसेंस का आदेश कौन दे सकता है। कौन दे सकता है। अगर ये पूछे तो केवल अधिकारियों के नाम बताने, कौन से न्यूसेंस को हटाना है, ये जबरदस्ती मत दिखाना।
ठीक है, तो उत्तर आंसर कौन कौन से? डीएम, एसडीएम और राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। और धारा 133 का रेफरेंस दे देना। धारा 133 फर्स्ट, डीएम, एसडीएम और ईएम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से सशक्त किया गया है, ऑथराइज बाय स्टेट गवर्नमेंट। लिखिए धारा 133 सीआरपीसी में न्यूसेंस मजिस्ट्रेट द्वारा, धारा 133 सीआरपीसी में मजिस्ट्रेट द्वारा न्यूसेंस हटाने का आदेश देने के पश्चात कोई व्यक्ति उस आदेश की अवज्ञा करता है, डिसोबीडियंस है ना, उस आदेश की अवज्ञा करता है, डिसोबीडियंस, तो उसका क्या परिणाम होगा? क्या परिणाम होगा? कंसेक्वेंस ऑफ डिसोबीडियंस। क्या परिणाम होगा? तो उत्तर लिखिए आंसर कि न्यूसेंस को हटाने के आदेश के पश्चात, हटाने के मजिस्ट्रेट के आदेश के पश्चात भी कोई व्यक्ति अवज्ञा करता है, देश की अवज्ञा करता है, तो वह क्या होगा? डैश करके पहला, धारा 188 188 आईपीसी में दंडनीय अपराध के लिए शास्ति यानी पनिशमेंट का भागी होगा, और दूसरा मजिस्ट्रेट ऐसा कार्य दिए गए समय में स्वयं करवा लेगा, और उसमें उसके कराए जाने में, और उसके करवाए जाने में, करवाए जाने में जो खर्चा होगा, वह भवन, माल या संपत्ति, भवन, माल या संपत्ति जो हटाई गई है उससे, उसको विक्रय करके या उस व्यक्ति की अन्य कोई जंगम संपत्ति को
कुर्क और विक्रय द्वारा वसूल कर सकता है। अटैचमेंट और, लेकिन ध्यान रखना इसमें ऑर्डर किसका होगा, केवल मूवेबल प्रॉपर्टी के अटैचमेंट और सेल का होता है, इमूवेबल का नहीं। नहीं, फिर नेक्स्ट लिखिए। किसमें 146, सॉरी 141, नहीं 141 अवज्ञा का 141 सीआरपीसी 141 सीआरपीसी। फिर लिखिए कि कर्फ्यू का आदेश, कर्फ्यू का आदेश किस विधि के प्रावधान के अधीन दिया जाता है, तथा इस प्रावधान पर चर्चा करें। कर्फ्यू का आदेश किस विधि के प्रावधान के अधीन दिया जाता है, इस आदेश पर चर्चा करें, पर चर्चा करें। चर्चा करें, ठीक। आंसर की धारा, कर्फ्यू का आदेश धारा 144 सीआरपीसी के अधीन दिया जाता है। दिया जाता है और यह धारा प्रावधान करती है डैश, पहला, जब डीएम एसडीएम या कार्यपालक मजिस्ट्रेट, डीएम एसडीएम या ईएम कार्यपालक मजिस्ट्रेट को विश्वास है कि तुरंत निवारण और शीघ्र उपचार वांछनीय है, तुरंत निवारण और शीघ्र उपचार आवश्यक है ना, वांछनीय है, तो सेकंड, अवांछनीय है तो सेकंड, सेकंड सेकंड पैरा है ना, तो मजिस्ट्रेट लिखित में एक आदेश जारी करेगा, लिखित में आदेश जारी करेगा कि किसी व्यक्ति को विशेष कार्य करने या नहीं करने के संबंध में, किसी व्यक्ति को लिखित आदेश जारी करेगा, किसी व्यक्ति को स्पेसिफिक एक्ट करने और नहीं करने, कार्य करने या नहीं करने में
या उसके कब्जे और प्रबंध में किसी संपत्ति की उसके प्रबंध या कब्जे में विनिर्दिष्ट संपत्ति की विशिष्ट व्यवस्था करने हेतु तीसरा, तथा यह आदेश विधिपूर्ण नियोजित व्यक्ति को, तीसरा, यह आदेश विधिपूर्ण नियोजित व्यक्ति को बाधा, क्षोभ और क्षति मानव जीवन और स्वास्थ्य को खतरे लोक प्रशांति को विक्षुब्ध होने या बलवे या दंगे के निवारण के लिए आवश्यक है। अब देखो, यहां पहले पार्ट में आपने लिखा कौन देगा, दूसरे पार्ट में लिखा क्या देगा, और तीसरे में किस ऑब्जेक्ट के लिए देगा। ये तीनों बातें आपने लिखी थी। और कर्फ्यू का आदेश कहाँ दिया जाता है? 144 में दिया जाता है। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन आप घर से लिख करके लाओगे। बंद स्थान की तलाशी बंद स्थान की तलाशी और उसमें अभिग्रहण की, यानी सीजर है ना, अभिग्रहण की क्या प्रक्रिया होगी, क्या प्रोसीजर होगी, बताइए। क्या प्रोसीजर होगी, प्रक्रिया होगी, बताइए। कहाँ दे रखी है? इसका उत्तर सेक्शन 100 से लिखना है आप। इसका उत्तर सेक्शन 100 से लिख करके फिर आप मेरे को व्हाट्सएप कर देना। अपने 100 कहाँ तक? ठीक, यानी 154 तक, 53 तक हमने पढ़ लिया। 154 से बेसिकली सीआरपीसी शुरू होती है, पढ़ने लायक और समझने लायक, है ना। और लो भी यहीं से मैड आउट होता है। जो भी क्वेश्चन अगर आपसे बड़ा कोई क्वेश्चन पूछेगा तो इसके बाद ही पूछेगा। इसे टाइप का अगर कोई पूछता है तो इसके बाद ही पूछेगा तो बाकी छोटा पूछेगा, है ना। या फिर एक मेंटेनेंस का बड़ा पूछ सकता है आपसे 125,000 पे। ठीक है, बाकी कल आपकी छुट्टी है और परसों आपका पेपर। ठीक है, पेपर आप अपनी, भाई जो ऑनलाइन वाले हैं वो अपनी सुविधा के हिसाब से दे लेना कि भाई अगर उनकी कोई क्लास है तो वो अपनी सुविधा के हिसाब से अपना पेपर लिख करके मेरे को व्हाट्सएप कर देंगे। और जिनका यहाँ फिजिकली है, सर की क्लास है कल, सर वहाँ जा रहे हैं कुंभ, कह तो रहे थे। अगर नहीं है तो 9 से 12, नहीं तो फिर 7 बजे से। ठीक है, आप दे रहे, है ना। सर हाँ, सर आपने एक क्वेश्चन में भी दिखाया था कि गिरफ्तार व्यक्ति को क्या क्या अधिकार हाँ,